यस वही लिखे हैं। यस वीडियो स्टार्ट कर। ओके ओके एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ एग्जाम्पल ले रहा था, बट उसको एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं ये है। एक्चुअली जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसका सबसे कोर आप पढ़ रहे हैं। ये चीज़ करने आ गया तो बाकी का लाइफ बहुत आसान है। इस चैप्टर में यहाँ पे ही मेन लोग फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, जैसे ही हम लोग बोले मतलब डिस्टिल वाटर, नॉट मिनरल वाटर। ओके, कोई नाम ही दिया है प्योर वाटर। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए सोचेंगे एवरीवन, तो आपके हाथ में क्या क्या नजर आएगा? सर एक तो वाटर है ही सॉल्यूशन में, करेक्ट ना? एकदम बोलते रहिएगा भाई। हाँ, मेन थिंग, जब वीडियो बंद कर दो। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर के लिए देखिए, अभी मेरा माइंड में चल रहा है कि किसी भी तरीके से बाई हुक एंड बाई क्रोक 10th जनवरी तक पूरा सिलेबस कवर कर लें। ये मेरे माइंड में चल रहा है, ताकि बाद में सिर्फ अगर क्लास लेना भी पड़े तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, या टेस्ट हुआ तो उसका डिस्कशन पेपर का, ठीक है? इसलिए प्लीज़ थोड़ा एफर्ट लगा लीजिए अगला 5 महीना के लिए, समझे एवरीवन? एक बार नीट का मेडिकल का एग्ज़ाम मई जून में होगा आपका। 4-5 महीना पहले अगर सिलेबस आपका ख़त्म रहेगा हाथ में, तो टेस्ट देते रहिए और रिवीजन करते रहिए, कितना बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। अभी थोड़ा टफ है, बहुत हेक्टिक रूटीन है, आई एग्री, बट पढ़ाना तो बहुत कुछ है। तो प्योर वाटर में तो ये भी तो रहता है, ड्यू टू ऑटो आयोनाइजेशन, करेक्ट? बट हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे एवरीवन? ड्यू टू वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट ना? तो भाई सॉल्यूशन में 3 ही लोग थे, 2 को इग्नोर ही कर दिए, तो बचा कौन? तो ले देकर वाटर ही तो बचा, करेक्ट? ओके, इसका मतलब वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। हम लोग को कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट या कन्फ्यूजन कब होता? जब 2 या 3 लोग रहते हैं रेस में, राइट? यहाँ पे तो 3 में से 2 को इग्नोर कर दिया, बचा सिर्फ एक वाटर। तो इसका मतलब वाटर का ही ऑक्सीडेशन और वाटर का ही रिडक्शन। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन? एनोडिक रिएक्शन ना? एनोडिक रिएक्शन। तो पिछले क्लास में बताए थे आपको कि वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर के अंदर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हाइड्रोजन तो ऑलरेडी +1 में है, +2 में कहाँ लेके जाएंगे, राइट? -2 से 0। इसका मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन गैस कौन सा प्लेट पे? एनोड पे, राइट? देखिए, तो मैंने सही लिखा, बैलेंस है। ये बताना पड़ेगा। अब आज के डेट में इतना रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद क्या बताना पड़ेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिए, या एन फैक्टर से निकाल लीजिएगा आप लोग? निकाल लेंगे ना? तो सर एन फैक्टर निकालने के टाइम पे तो 2 लिखते, ये 1 इसका कोफिशिएंट, ठीक है, मैंने 2 कर दिया तो 4 हो गया। अब यहाँ पे कोई वाटर का आपसे एन फैक्टर पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे। सर 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वाटर का एन फैक्टर 2। तो यहाँ पे वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना? 18/2, 9, राइट? यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन का एन फैक्टर कोई पूछेगा तो 1 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 4, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, राइट? 32/4। तो सर भाट वोट H प्लस, तो 4H+ के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1H+ के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी H+ पे 1 चार्ज ही रहता है, राइट? Rh4। अब बताइए, वाटर का अगर रिडक्शन होगा देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन? ये तो इतना क्रिस्टल क्लियर है। सर ऑक्सीजन का -2 से -3 में जाएगा नहीं, तो अब हाइड्रोजन का ही होगा। इसका मतलब वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस, समझे?
एंड कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना? यस सर। चलिए स्टूडेंट, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो बन गया कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो किसका ऑक्सीजन किसका रिडक्शन, वाटर का ही ऑक्सीजन वाटर का ही रिडक्शन, राइट? यस सर। अब अगर ऐड करते हैं तो किसमें कितना से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 6H2O, करेक्ट ना? एंड O2 अब प्लस 2H2 अब प्लस कितना, क्या ऐसा लिख सकते हैं 4H प्लस प्लस OH माइनस, यस सर। 4H 4 इंटू H प्लस प्लस OH माइनस। ये जो H प्लस OH माइनस है, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है वो H प्लस OH माइनस है, पहले वाला नहीं, राइट? ये प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी तोड़ना स्टार्ट कर दिए, करेक्ट ना? यस सर। तो भाई फास्टेस्ट आयनिक रिएक्शन कौन सा होता है सर? यही तो है फास्टेस्ट आयनिक रिएक्शन, H प्लस OH माइनस, राइट? ये पढ़ाए थे थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, करेक्ट? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, याद है आप लोग को? यस सर। इसका मतलब H प्लस OH माइनस जो बन रहा है वो H प्लस प्लस OH माइनस बन के रहेगा या कंबाइन टुगेदर गिव्स वाटर? यस सर। अब ये सही रहेगा कि इधर भी वाटर उधर भी वाटर, तो ओवरऑल क्या दिखेगा, ओवरऑल 2H2O कन्वर्टेड इनटू 2H2 प्लस O2, समझ गए? दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक कौन सा प्लेट पे, कैथोड पे, और एक कौन सा प्लेट पे, एनोड पे। यहां तक हो जाएगा तो बोलिएगा। मतलब आज के बाद मैं आप लोग की तरफ से इस बात के लिए बिल्कुल कंफर्म रहता हूँ कि प्योर इलेक्ट्रिसिटी और प्योर वाटर पे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो एटलीस्ट आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं रिएक्शन लिखकर, राइट? ओके एवरीवन, नॉट मिनरल वाटर, प्योर वाटर। प्योर वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? और व्हाट अबाउट मिनरल वाटर? सर इट इज वेरी गुड, क्योंकि मिनरल है, आयंस है, राइट? तो भाई जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो सॉल्यूशन में वाटर था, राइट? अब वाटर में बहुत लो कॉन्सेंट, लो लेवल पे आयंस था, H प्लस OH माइनस 10⁻⁻7 का लेवल का। दैट्स वाई प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखिए, आपको लगता है कि सर ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, करेक्ट? यस सर। इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना में करंट का फ्लो होगा तो सर्किट तो कंप्लीट होना पड़ेगा, बट यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से फिर मेटल रहेगा, ये जो भी रहेगा कंडक्टर रहेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस होगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस सॉल्यूशन में, करेक्ट? लेकिन जो आप सॉल्यूशन लिए हुए हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब तो जब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हुआ? बिकॉज प्योर वाटर उसमें आयंस है ही नहीं, राइट? ओवरऑल वाटर तो न्यूट्रल ही है। दैट्स वाई नहीं लगता कि प्रोसेस स्लो हो जाएगा ड्यू टू वेरी हाई रेसिस्टेंस। ये रास्ता में करंट का फ्लो का बहुत ज़्यादा जरिया नहीं है ड्यू टू वेरी हाई रेसिस्टेंस। दैट्स वाई अब क्वेश्चन में आएगा कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, तो हम लोग करेंगे, हम लोग को इससे मतलब नहीं है, बट एक्चुअल में इन रियलिटी लैब में एक्सपेरिमेंटली अगर मुझे वाटर को तोड़ना है, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो ऊपर से थोड़ा सा हम लोग उसमें एसिड डाल देते हैं, फ्यू अमाउंट ऑफ एसिड,
और तब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फास्ट। इसका मतलब है कि रियलिटी में, एक्चुअल में प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या उसके साथ थोड़ा एसिड मिलाकर करते हैं, थोड़ा एसिड मिला के करते हैं। समझे स्टूडेंट? Yes, sir. लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए तो एक लाइन। सिंस प्योर वाटर इज वेरी वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी since pure water is bad conductor of electricity, therefore for make the process fast, कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। therefore for making the electrolysis process fast, be added some amount of acid with water for the electrolysis of water। क्या उसमें ऐड कर देते हैं स्टूडेंट? Yes, sir. तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस की बात है, कोई पूछे क्यों ऐड करेंगे तो बोलना है कि सॉल्यूशन में आयंस बढ़ा रहे थे, दैट्स वाई की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, राइट? Yes, sir. और नाउ सॉल्यूशन बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? मेन वजह ही रहा होगा ना। Yes, sir. इसी तो जो मैंने बात बोला उसी का एक्चुअली नेक्स्ट एग्जाम्पल था। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। समझे स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में अब आपके पास क्या क्या है? पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं कि रेस में सॉल्यूशन में कौन कौन सा पार्टिकल है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस वेनेंशियल लग तो रहा था आसान, बट उसके अंदर कितना सारा कॉन्सेप्ट था, राइट? अब वो सीख लिए तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaBr में कोई प्रॉब्लम है? सेम सिचुएशन, राइट? तो बोलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में अब आपके पास क्या है? वाटर तो सर है ही, राइट? Yes, sir. और क्या है? H plus. H+, और क्या है? SO4. OH-। ये तो रहेगा ही रहेगा, राइट? Yes, sir. और Sulfate. और कुछ है? No, sir. नहीं है। तो सर मेरे पास अब 4 पार्टिकल है। सर इसको इग्नोर कर देंगे, पहले से ही कम था। क्यों कम था? 10⁻⁷। उसमें एसिड अब डाल दिए वाटर में, तो अब 10⁻⁷ से भी कम हो गया। तो क्या इसको काउंट करेंगे? तो इसको इग्नोर करने के बाद शहबाज ज्वाइन कर लिए। क्या समस्या है भाई? नहीं किए हैं, मैं वही देख रहा हूँ 51 ही लोग ज्वाइन किए हुए हैं। अब इसमें मेरा क्या मिस्टेक है बताइए तो? ऐसा नहीं है कि मुझे रेस्ट करने का मन नहीं कर रहा था स्वतंत्रता दिवस पे, बट मैं थोड़ा भी अगर अपना टाइम वेस्ट करता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि जो भी बच्चे मेरे यहाँ ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि मेरे लिए हर साल का काम है, बट आपका कैरियर लाइफ में एक या 2 बार ही मौका मिलेगा पेरेंट्स की तरफ से। तो मैं तो ऑनेस्ट रहूँ। तो H2O H+ SO4 2-, करेक्ट? Yes, sir. अब यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। सर अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है H+ को इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे? No, sir. अब आप H+ को इग्नोर, क्योंकि आप H+ यहाँ पे अब 10⁻⁷ वाला H+ नहीं रहा। अगर H2SO4 0.1 H2SO4 0.1 भी ले लिए तो इसका अमाउंट यहाँ पे 0.1 के आसपास है, राइट? 0. अगर H2SO4 0.1 लेते हैं तो H+ का 0.1 नहीं 0.2 हो जाएगा, 2 H+ ना। दैट्स वाई हम लोग 0.1 0.2 0.3 ऐसा अगर H+ रहेगा तो उसको इग्नोर नहीं करना है, करेक्ट? इसका मतलब दैट्स वाई मैंने यहाँ पे H+ को इग्नोर नहीं किया। OH-, क्योंकि सर वो तो और भी कम हो गया, करेक्ट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोड पे जाने के लिए
एनोड पे क्या होगा, एनोड यहाँ पे मेरा पॉजिटिव प्लेट है राइट, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्या एनोड पे H प्लस जाएगा, हाँ सर, एनोड पे H प्लस जाएगा नहीं, तो एनोड पे जाने के लिए किसके बीच में रेस है एवरीवन, H2 सल्फेट आयन। यस H2 और SO4 2 माइनस। अब देखिए, अब आपको ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाए थे रिडॉक्स रिएक्शन में कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि गिवन मॉलिक्यूल और कंपाउंड या आयन बिहेव एज, पहला ऑप्शन ओ ए, दूसरा ऑप्शन आर ए, थर्ड ऑप्शन बोथ और डी नॉन ऑफ दिस। यस सर, तो उसमें क्या करते थे सर, सेंट्रल एटम को देखते थे सबसे पहले राइट। यस सर, तो यहाँ पे भाई सेंट्रल एटम, अगर सल्फेट का, इस सल्फेट आयन का ऑक्सीजन होना है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम पे जाएंगे। और सर सेंट्रल एटम तो ऑलरेडी +6 में है, यस सर, सल्फर का +6 से ज़्यादा ऊपर जाएगा क्या, नो सर, नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये ऑक्सीडेशन होने के लिए जाएगा तो सबसे पहले किसका होता है, सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम ऑलरेडी +6 में है, तो ये जाना पसंद करेगा या ये आगे निकल जाएगा, H2 ये आगे निकलेगा। अब एक मिनट अभी रुकना है, लेकिन सर अगर सिचुएशन ऐसा रहता कि वहाँ पे सिर्फ सल्फेट आयन ही रहता, वाटर रहता ही नहीं, तब क्या करते, समझे मेरा कन्फ्यूजन। ऑक्सीजन को, तब भाई आप जब वाटर रहता ही नहीं और सिर्फ सल्फेट ही रहता, तब तो मजबूरी में सल्फेट को ही जाना पड़ता। तो जब सल्फेट जाता तो सेंट्रेट, यस, तब जाकर सराउंडिंग एटम को हम लोग लेते ऑक्सीजन करते। लेकिन सराउंडिंग एटम का कब करते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है ना, ये नहीं जाएगा तो ये जाएगा राइट। इसलिए किसी भी कंपाउंड का सराउंडिंग एटम का ऑप्शन कब लेंगे, जब बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचा, समझे। यस सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप लोग नहीं समझे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोग समझ पाए, मैं तो बहुत ज़्यादा समझ पाया। यस सर, तो क्या इसको साइड में कॉर्नर में लिख लीजिएगा कि मैंने क्या बोला। मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। यस सर, हो गया ना। यस सर, देखिए स्टूडेंट, मेरा एक और रिक्वेस्ट है, हालांकि ये सब ओपनली नहीं बोलना चाहिए। प्लीज़ ये चैट आप ही के पेरेंट्स के पास जाता है, और मैं आप लोग का बहुत, एक्चुअल में आपके बैच का बहुत तारीफ़ करता हूँ। जो भी मेरे मुझसे पढ़ते हैं तो मैं सबका तारीफ़ करता हूँ कि ऑल आर वेरी डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट स्टूडेंट। और अगर मैं थोड़ा बहुत डांटता भी हूँ तो इसमें मेरे पीछे मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए। अगर किसी बैच के लिए मैं केयरलेस अगर हो जाता हूँ, ऐसा होता नहीं है कभी, कुछ बोलता ही नहीं हूँ, पढ़ा कर निकल जाता हूँ। अगर मैं मैक्सिमम इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो चैट बॉक्स में अवय नहीं कि अब राकेश सर सारा क्लास नहीं लेते रहेंगे ना कि देखते रहेंगे, प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिएगा। ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट। जो भी लिखिएगा वो आपके नेचर और सिग्नेचर और कैरेक्टर को बताएगा। अब इसका मिसयूज मत कीजिए। अब हम लोग अभी उतना हाईटेक नहीं है कि किसने 2 आईडी से ज्वाइन कर लिया, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब काम थोड़े करेंगे बताइए। तो पढ़ने का टाइम है ना, पढ़ाने का टाइम है। इसलिए इन सब बातों से तो एक्चुअली बहुत हर्ट हो जाता हूँ। मत कीजिए सब काम। किसी भी बैच में ऐसा कोई भी टीचर क्लास ले रहे हैं तो बहुत भरोसा है आप लोग पे, और इसीलिए लगे हुए हैं, इतना क्लास दे रहे हैं कि रिजल्ट हो जाए, आपका करियर बन जाए और मेरा भी अच्छा हो जाए। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरा रिस्पेक्ट करके कम से कम ये काम मत कीजिएगा। किसी भी बॉयज़ का, गर्ल्स का नाम लिखते हैं, उनका भी अपना सोशल स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए किसी के लिए।
बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। मैं ही हार मान गया, आप ही लोग ऊपर के चीज़ें हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए वो एक मजाक का साधन हो सकता है, बट किसी का अगर ओपनिंग नाम लिखते हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उनको ख़राब फील होगा। मैं ही 10 लोगों का नाम लिख के ख़राब बात लिख दूंगा, कितना ख़राब होगा, राइट। आज के डेट में सोशल ज़माना है। मैं तो फेसबुक पे एक कमेंट लिखने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लिखता ही नहीं हूँ। OHR, इसका मतलब ये तो नहीं जाएगा ना स्टूडेंट, यस सर। तो अब तो बचा सिर्फ ये। और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वाटर का ऑक्सीडेशन में किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। यस सर। चलिए अब रिडक्शन के लिए हम बात करते हैं, RHR। अगर रिडक्शन का बात करेंगे तो मेरे हाथ में तो यही तीन है ना, H2O, H+ और SO4 2-। देखिए रिडक्शन का मतलब एक बात कैथोड पे होगा, यस सर। और कैथोड पे तो ए निगेटिव आइंस जाएगा नहीं, ऑलरेडी वो निगेटिव प्लेट है, राइट। यस सर। दैट्स वाई कैथोड पे जाने के लिए ए रेस से बाहर, तो अब बचा H2O और H+। H2O का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होता है, आप देखे होंगे पिछले एग्जाम्पल में, राइट। और भाई वाटर H+ का रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, करेक्ट। यस सर। तो रिडक्शन पोटेंशियल में कौन आगे निकल जाएगा? H+। H+ आगे निकल जाएगा, समझ गए। एक बताने का रिक्वायरमेंट है या पिछले क्लास में बताए थे, यस सर। इसका डेटा दिए थे, इसका निगेटिव में था, राइट। यस सर। समथिंग लाइक -1.83 ऐसा कुछ था, मोस्ट लाइकली वोल्ट, जो भी था, लेकिन निगेटिव था। यस सर। और इसका है 0 वोल्ट, तो नहीं लगता कि यहाँ पे ए जाएगा अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। तो इसका मतलब इसमें और इसमें किसको हम लोग आगे भेज देंगे? H+ आगे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहेगा तब वहाँ पे रेट फैक्टर देखते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत का नहीं है, 0 है और उसका -1.83 है, मतलब इसका वैल्यू 1.83 ज़्यादा है, राइट। यस सर। दैट्स वाई RHR के लिए H+ अ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू हाफ H2, करेक्ट ना। समझ में आ गया कि मैंने किसको क्यों सिलेक्ट किया? यस सर। अब यहाँ बताएं, ऐड करने के लिए किसमें कितना से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं? इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ए तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ए भी कैंसिल हो गया, राइट। और ओवरऑल बचा क्या? 2H2O कन्वर्टेड इनटू O2 + 2H2, इज इट राइट? सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, प्योर वाटर का जब हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो ओवरऑल रिएक्शन यही था, और डाइल्यूट H2SO4 का भी किए तो ओवरऑल यही है, राइट। डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ओवरऑल वही दिखा ना जो प्योर वाटर का था। किस में ज़्यादा फास्ट रहेगा, किस में हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? सर ये तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ये फास्ट रहेगा, राइट। यस सर। दिस इज द वजह कि हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ या फ्यू अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड लाइक H2SO4 डाल देते हैं, राइट। यस सर। चलिए सबको समझ में आ गया। यस सर। तो अगर एग्ज़ाम में, खैर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, बट फिर भी अगर एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहता और डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या ब्रीफली आप समझाते हुए कर पाएंगे क्यों क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? यस सर। इसको क्यों नहीं भेजा, इसको क्यों भेजे? ठीक है। अब देखिए, अब कुछ टीचर
होता ना अपने पास ब्रह्मास्त्र रखते रखते हैं चुन चुन कर एग्जाम्पल स्कूल के एग्ज़ाम में देने के लिए। आप इतना कुछ पढ़ लिए, अब वो दे देंगे क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। समझे स्टूडेंट? आप लोग थोड़ा ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो देखिए, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ध्यान सुनिएगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब भी रहेगा तो वहाँ पे वाटर को माइनस करके चलिए, इग्नोर करके चलिए। वजह यह है कि H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग है, वो वाटर को खुद एब्जॉर्ब करके रखेगा। समझे? Yes, sir. मतलब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो पहला बात तो ये हो गया, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में हम लोग वाटर को माइनस करके चलना है, करेक्ट? Yes, sir. और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, अगर H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड है तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का ऑलवेज डिसोसिएशन 2H प्लस नहीं, H प्लस प्लस HSO4 माइनस इस फॉर्मेट में होता है। समझे? इसका मतलब है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के टाइम पे सोचना है कि आपके पास दो ही पार्टिकल है। कौन कौन? H प्लस और हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट तो दो ही है, तो अब दोनों के बीच में ही रेस है, राइट? Yes, sir. तब अब यहाँ पे OH मतलब एनोड पे, एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट पे कौन जाएगा? अब मजबूरी में HSO4 माइनस को जाना पड़ेगा। अब HSO4 माइनस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट होना ऑक्सीडेशन है। H हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल रहेगा नहीं, ऑलरेडी +1 में है, राइट? Yes, sir. सल्फर रिस्पॉन्सिबल रहेगा नहीं, ऑलरेडी +6 में है। हाइड्रोजन और सल्फर क्या ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या उसके वजह से ऑक्सीडेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब ले दे के मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा, वो ऑप्शन नहीं है, तो सराउंडिंग एटम को करेंगे। इसका मतलब सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन। ठीक है? ये बनता है स्टूडेंट H2S2O8, करेक्ट? H2S2O8। और जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहे होंगे तो डैम श्योर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोले होंगे, और आप लोग यहाँ पे +7 फर्स्ट ऑफ ऑल बोले होंगे, राइट? और जब सल्फर का +7 आया था तो मैं वहाँ पे फिर एक ट्रिक दिया था कि अगर सल्फर का ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब है कि वहाँ का ऑक्सीजन, सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सीजन ऑक्सीजन, नॉट ऑल ऑक्सीजन आर नॉर्मल ऑक्सीजन, राइट? Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन था सब ऑल ऑक्सीजन का -2 था। अब इसी में से कुछ ऑक्सीजन -2 से -1 में चला गया, पेरोक्सी ऑक्सीजन बन गया। समझे? Yes, sir. और -2 से -1 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, राइट? जैसे यहाँ पे लग रहा होगा सर कुछ तो बना नहीं, एक्चुअली ऑक्सीडाइज हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ गया है? -2 से -1 में गया है। अब बन क्या जाता है? H2S2O8। ठीक है? Yes, sir.
एक कहाँ पे रहेगा, एनोड पे ना, Yes, sir. और ये कहाँ पे रहेगा, कैथोड पे। हो गया एवरीवन? Yes, sir. नहीं, कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइन करके फिर वही H2SO4 कॉन्सेंट्रेट लिख दीजिए, बस समझने के लिए कि यहाँ से ये बना। कंबाइन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। देखिए, मैं वो सारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो इंट्रेंस एग्जाम या बोर्ड के लिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, और इसका हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे। क्या इसका आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? ट्राई कीजिए तो खुद से। तो देखिए, यहाँ पे जब रेस होगा तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन सा पार्टिकल है? Cu2 प्लस है, Yes, sir. SO4 2 माइनस है, H plus. H प्लस भी है, OH minus. OH माइनस भी है, और वाटर भी है। इतना चीज़ तो है। Yes, sir. यहाँ पे इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना एवरीवन? अब ये नहीं बोलना है सर मैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहा हूँ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का होता है एसिडिक। वो होता है लेकिन स्लाइटली होता है। एसिडिक का मतलब 10⁻⁷ से 10⁻⁶ पे आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. इसलिए इसको क्या करना है, सिंपली इग्नोर करना है। तो अब आपके पास बचा कितना? यही 3 बचा। ले देकर कौन कौन सा? Cu2 प्लस और कौन सा? SO4 2 minus H2. SO4 2 एंड वाटर। अब एनोड का बात कीजिए। सब लोग समझ पा रहे हैं एवरीवन? तो एनोड के लिए आपके पास मतलब पॉजिटिव प्लेट पे ये तो जाएगा नहीं, ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो कैथोड पे जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव प्लेट पे जाने के लिए मेरे पास 2 है। कौन कौन सा? SO4 2 माइनस और वाटर, इज इट राइट? अब यहाँ पे आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सर SO4 2 माइनस और वाटर में SO4 2 माइनस तो इग्नोर कर देंगे। सेंटर टर्म का +6 है, मेरे पास एक ऑप्शन है भेजने के लिए, करेक्ट। Yes, sir. मतलब इसको तब करते हैं जब कोई ऑप्शन, कोई उपाय नहीं बचा, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, राइट। इसका मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन किसका होना है? वाटर का होना है, राइट। अब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? O2 एंड 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये भी पूछा जाएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन करने से सॉल्यूशन में क्या बनता है? एसिडिक सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर कम या ज़्यादा? सर ज़्यादा होगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ H प्लस, राइट। Yes, sir. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है एग्जामिनर के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आयनिक के साथ जोड़ने के लिए। तो देंगे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और आफ्टर इतना टाइम, इसी चैप्टर में फैराडे लॉ पढ़ाने के बाद आफ्टर इतना टाइम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? तो सर कैसे निकालेंगे पीएच? तो भाई H प्लस पता चल जाएगा। अगर मैं आपको आफ्टर डेल्टा टी टाइम अगर H प्लस का नंबर ऑफ मोल बता दूंगा, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता रहेगा, तो क्या मोलरिटी नहीं निकाल लेंगे H प्लस का? Yes, sir. और H प्लस का मोलरिटी निकल गया बॉक्स वाला एक्टिव मास, तो क्या पीएच पता चल जाएगा? Yes, sir. अब पीएच पता चल गया तो पीओएच भी पता चल जाएगा। तो ऐसे मिक्स किया जाएगा, ठीक है। Yes, sir. RHR
अब सर RH के लिए कैथोड के लिए अगर बात करते हैं, इस तरफ रेफर कर लेता हूँ। कैथोड पे जाने के लिए आपके पास क्या क्या है सर? Cu2 प्लस का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, राइट? कैथोड पे जाने के लिए दो है मेरे पास हाथ में, Cu2 प्लस एंड वाटर, करेक्ट? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट Cu2 प्लस से कॉपर का 0.34 था, मोटा मोटी यही था, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही पढ़े थे। अब वाटर का रिडक्शन जब करते हैं तो इसका निगेटिव में है, तो भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें कौन आगे निकल जाएगा? कॉपर 2 प्लस। तो अब प्रॉपर क्लियर है कि कॉपर 2 प्लस को ही क्यों भेज रहे हैं? क्या हो जाएगा सर? 2H2O अब प्लस 2Cu2 प्लस कन्वर्टेड इनटू 2Cu प्लस O2 अब प्लस 4H प्लस, राइट? ये कहाँ पे जाकर डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। ये गैस कहाँ पे आउट होते रहेगा? एनोड पे। अरे कहाँ पे जाते रहेगा? सॉल्यूशन में, राइट? सबका अपना अपना रोल। कॉपर 2 प्लस जाके कैथोड के प्लेट में बैठते रहेगा, डिपोजिट होते रहेगा, उसका मास बढ़ते रहेगा, राइट? और ऑक्सीजन गैस बनकर एनोड पे से जाते रहेगा। और H प्लस कहाँ जाएगा? जो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, राइट? अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आ जाएगा एवरीवन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एज प्रोसीड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? इंक्रीजेज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ H प्लस, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द सॉल्यूशन, राइट? ये आपका ऑब्जेक्टिव है। जितना आसान यहाँ पे लग रहा है, एग्जाम में यही बात आपके लिए एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नजर आएगा, ठीक है? और यहाँ के बाद क्या निकाल सकते हैं? pH। मतलब अगर मैं आपको तरीका आगे बता दूँ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, वो पढ़ाएंगे इस चैप्टर में ही, तो क्या यहाँ से pH निकल जाएगा? अब pH निकल जाएगा तो क्या pOH निकाल पाएंगे? ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of silver nitrate। इसको हटाएं इस तरफ। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का कुछ ही सॉल्ट है, कंपाउंड जो हाईली सोल्युबल होता है, कुछ इसमें एक ए भी है, इट इज़ वेरी मच सॉलिड वाटर, ओके? तो भाई आपके पास क्या है? Ag प्लस है सर, और क्या है? NO3 माइनस है, राइट? और H प्लस तो रहेगा ही, OH माइनस भी रहेगा और वाटर रहेगा। सर इसको इग्नोर कीजिए, राइट? तो अब आपके पास क्या बचा? Ag प्लस NO3 माइनस और बोलिए वाटर। एनोड पे जाने के लिए कौन कौन रेस में रहेगा? NO3 माइनस एंड H2O। देन फिर से सल्फेट वाला ही कॉन्सेप्ट, NO3 माइनस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +5 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट? तो
नहीं लगता कि जब हाईएस्ट सेंट्रल एटम हाईएस्ट में रहेगा तो पहले इसको इग्नोर करके इसको प्रेफरेंस देंगे। जस्ट सिमिलर टू सल्फेट आयन का जो मैंने बताया, इसका मतलब यहाँ पे नोड पे भी, यहाँ भी नोड पे कौन जाएगा, वाटर जाएगा, राइट। और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है एवरीवन। अब कैथोड के लिए डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कैथोड पे जाने के लिए यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, ठीक है। कैथोड पे जाने के लिए आपके पास क्या रहेगा, कैथोड पे Ag प्लस एंड H2O। Ag प्लस का अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखिएगा तो ऑलमोस्ट इसका 0.78 या 0.8 के आसपास रहता है, 0 पॉइंट प्लस में, ठीक है। बट वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में। तो इन दोनों में कौन आगे निकल जाएगा, Ag प्लस। तो इट इज़ वेरी, याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरे असाइनमेंट में इसी चैप्टर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा कि सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन है, तो आफ्टर दिस टाइम इंटरवल जो ऑक्सीजन गैस आउट होगा उसका उस कंडीशन पे कितना वॉल्यूम होगा निकाल लेंगे। तो सर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा तो पी वी इक्वल टू 1 मिनट का काम रहेगा, राइट। लेकिन वह या चीज़ों को और हाइड करके व्हेन वी कैरिड आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और ये आपको बताया ही नहीं जाएगा कि हाँ कौन सा गैस, सिर्फ ये बोला जाएगा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अगर आप ये काम नहीं किए रहिएगा कि गैस निकलता है और कौन सा गैस निकलता है, तब तो ये आपसे नहीं हो पाएगा, राइट। इसका मतलब मेन काम ये कर रहे हैं, बाकी तो होगा ही, बट ये दिस इज द मेन काम। इसका मतलब यहाँ पे कौन जाएगा, सिल्वर प्लस जाएगा, राइट। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा 2H2O अब प्लस 4Ag प्लस कन्वर्टेड इनटू 4Ag प्लस O2 अब प्लस, यहाँ भी सेम सिचुएशन, एज रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक, इज इट राइट। ये कहाँ पे जाके बैठेगा, इस दिस ये सिल्वरिंग करते रहेगा कैथोडिक प्लेट को, राइट। अरे कहाँ पे आउट होते रहेगा, इवॉल्व होते रहेगा, ये प्रेसिपिटेट करते रहेगा, ये इवॉल्व होते रहेगा एनोड पे। अरे कहाँ पे जाते रहेगा, सॉल्यूशन में मिलते रहेगा, समझ गए। हो गया ना। इसको हटाएं। तो मोटा मोटी अभी इस टाइप का एग्जाम्पल रहेगा तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस कर पाएंगे, और ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग बाकी अगर जो मैं नहीं यहाँ पे बताया हूँ अगर आ जाएगा तो उसका साथ में मिलकर कर लेंगे। ओके
देखिए अभी जो दे रहे हैं उसको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना रटते रहिएगा, बट एक मोटा मोटी रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इन केस ऑफ जनरली पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएगा, जो एक्चुअल में न्यूट्रल नहीं, जो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज हो कैथोड पे जाना पसंद करेगा, उसका रिडक्शन होना चाहिए, राइट। इफ टू और मोर देन टू पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, if two or more than two positive ions present in the same solution, then if two or more than two positive ions present in the same solution, then that positive ions should reduced at cathode, then that positive ions should be reduced at cathode whose SRP value are greater, whose SRP value मतलब standard reduction potential, whose SRP value are greater तो आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का आयंस और लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का आयंस में किसका एसआरपी ज़्यादा रहेगा, लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का आयंस का एसआरपी वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का एसआरपी वैल्यू सोडियम प्लस में रहना चाहेगा या सोडियम प्लस से सोडियम आना चाहेगा। सर सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपोएटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, राइट। इसका मतलब है कि सेम सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा पॉजिटिव आयंस रहेगा तो वो कैथोड पे ज़्यादा प्रेफरेबली ज़्यादा फास्ट जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा रहेगा, समझे। तो एक सीक्वेंस बनाते हैं K प्लस Ca2 प्लस Na प्लस, इसको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एज ए टीचर मैं दे रहा हूँ, बट यहाँ से एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन से नीचे है और ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो या ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से आपको ये आइडिया मिल गया। यहाँ देखिए H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट, राइट, बट इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो H प्लस और Cu2 प्लस के बीच में अगर रेस रहेगा तो कौन आगे निकल जाएगा, Cu2 प्लस। H प्लस और Ag प्लस के बीच में रेस रहेगा तो Ag प्लस, बट Fe2 प्लस और H प्लस, तो Fe2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में रहेगा, तभी इसको पीछे रखा गया है, राइट। तो ये रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू SRP वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या है, ये है टेंडेंसी टू रिड्यूस एट कैथोड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन एट कैथोड, समझे। तो जो मैंने पॉजिटिव आयंस के लिए बोला, सिमिलरली हम लोग निगेटिव आयंस के लिए बोलेंगे। निगेटिव आयंस कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव प्लेट पे। अब पॉजिटिव प्लेट कौन सा है, एनोड। एनोड पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो दो निगेटिव आयंस के बीच में रेस रहेगा इन जनरल, तो किसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा प्रेफर होगा, जिसका SOP वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा रहेगा, राइट। तो एक बार निगेटिव आयंस के लिए भी लिख लीजिए, इफ़ 2 or more than 2 negative ions present in the same solution, if 2 or more than 2 negative ions present in the same solution,
then that negative ions should be oxidized at anode, then that negative ions should be oxidized at anode whose SOP value are greater, whose SOP value, standard oxidation potential value are greater. देखिए यहाँ पे सल्फेट, ध्यान से देखिएगा, सल्फेट और OH माइनस अगर रहेगा, ध्यान से देखिए तो सल्फेट को कम प्रेफरेंस दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस। वजह यहाँ पे ऑक्सीजन, यही इसका, यहाँ पे कोई सेंट्रल टर्म है ही नहीं, नो वन इज अ सेंट्रल टर्म, राइट। तो ऑक्सीजन का -2 से 0 होगा, बट यहाँ पे सल्फेट में एक सेंट्रल टर्म आ गया है, ये भी बोल सकते हैं। लास्टली तो पता है ये अगर नहीं, यहाँ देखिएगा नहीं, इसका जाने का टेंडेंसी कम है, उसके पीछे का एक सेंस ये भी है कि इसका सेंट्रल टर्म ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है। इसी को टेक्निकली क्या बोलेंगे, इसका SOP वैल्यू इज लेसर विथ रेस्पेक्ट टू SOP वैल्यू ऑफ OH माइनस, इज राइट। इस ऑर्डर को रट्टा नहीं मानना है, इस एग्जाम्पल के प्रैक्टिस से ऐसा तो आपको आएगा नहीं कि एक ही सोल्यूशन में इतना सारा रहेगा। ठीक है ना। हो गया स्पॉट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले सीखेंगे, ठीक है एवरीवन। देखिए लेटेस्ट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। लेटेस्ट सपोज इट इज ए बैलेंस इक्वेशन। थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सिखाया था, याद है नॉर्मेलिटी जब पढ़ा रहे थे तो। ऐसे इसके बारे में बहुत बढ़िया से हम लोग क्लास करेंगे अंडर द हेडिंग टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है। लॉ ऑफ केमिकल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जैसे कैसे होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल मोल रिलेशनशिप के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप के लिए क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 मोल से ऑलवेज 1 मोल ऑफ एनी रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ अदर रिएक्टेंट, मे और मे नॉट। बिकॉज मोल और मोल रिलेशन के लिए
कितना से कितना मोल रिएक्ट करेगा, कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, इट इज़ वेरी मच डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन, इज इट राइट? मोल मोल रिलेशनशिप में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ए का 1 मोल से ऑलवेज बी का 1 मोल रिएक्ट करेगा। ए का कितना मोल से कितना रिएक्ट करेगा, इट इज़ वेरी मच डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, one equivalent of any reactant always react with one equivalent of other reactant and produce one equivalent of product, one equivalent of each product, right? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लेते, इसका मतलब है सिर्फ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के लिए रिएक्शन तब जब 1 से 1 ही करना है तो रिएक्शन बैलेंस या अनबैलेंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर है बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोल सकते हैं कि ए का 1 इक्विवेलेंट से बी का 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा और सी का 1 देगा, डी का 1 देगा, बोल सकते हैं ना? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, मतलब रिएक्शन में जो कंज्यूम होगा उसके लिए कितना लिया है उसके लिए नहीं है। इन ए गिवन रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंज्यूम्ड के लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए कंज्यूम्ड must be equal to number of equivalent of B consumed must be equal to number of equivalent of C produced must be equal to number of equivalent of D produced, right? इसका अगर 5 इक्विवेलेंट खर्च हो रहा है मतलब B का भी 5 वहाँ पे खर्च हुआ होगा। अगर B के पास 5 नहीं रहेगा तो 5 इसका खर्च होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से 1 होना है, राइट? तो इसका 5 तो इसका भी 5 तो इसका भी 5 और इसका भी 5। तो क्या इसको लैंग्वेज देने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्टली ऐसे लिखने से काम चल जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसी भी रिएक्शन में अगर मेरा वो 1 स्टेप रिएक्शन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। और इसके लिए योर रिएक्शन इज इट कंपल्सरी बैलेंस हो या अनबैलेंस हो? रिएक्शन मे और मे नॉट बी बैलेंस, राइट? ये बात बोलने के लिए रिएक्शन मे और मे नॉट बी बैलेंस। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए स्टूडेंट, फिर भी मैं अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एक्चुअल में हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर, सब लोग मेरे तरफ देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालने के लिए मैं आपको सिखा दिया हूँ। हाउ कैन वी फाइंड आउट द एन फैक्टर, राइट? किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। लेकिन इस एक्सरसाइज में मुझे प्रोडक्ट साइड का भी एन फैक्टर चाहिए होगा। एरो के इस तरफ का तो पता चल जाएगा कि कोई ओ ए रहेगा कोई आर ए रहेगा, दोनों का एन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन में आता है, राइट? इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन पहले पढ़ाते भी हैं। और अगर इसका एन फैक्टर पता रहेगा ए और बी का तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को इक्विवेलेंट वेट सी और डी का भी चाहिए होगा इस चैप्टर में। तो अगर रिएक्टेंट साइड का, तो इसका मतलब है कि पूरे रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड का भी एन फैक्टर चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट? रिएक्शन को क्या करना है? तो सर अभी तो आपने बताया कि बैलेंस हो या नहीं, हाँ तो मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि इस लॉ को लगाने के लिए बैलेंस हो या अनबैलेंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे प्रोडक्ट साइड का एन फैक्टर निकालना हो तो उसके लिए एक ट्रिक है कि रिएक्शन को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। ठीक है? और बैलेंस करने के बाद कोफिशिएंट कितना है बताइए? 2 4 6 1। और कोफिशिएंट यहाँ देखिएगा 2 4 6 1। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताता क्या है, एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? सर रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, राइट? तो भाई मान लेते हैं फॉर ए मोमेंट, देखिए यहाँ पे 2 4 6 1 है।
तो सर इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज हम लोग 2 मोल 4 मोल 6 मोल 1 मोल लेकर ही काम करेंगे, बट एक कंपलसरी नहीं है, बट एक कंपलसरी ये भी तो हो सकता है कि 2 4 6 लेकर ही काम करें, नहीं कंपलसरी है। बट फॉर मोमेंट मान लेते हैं कि अगर ए का 2 मोल लेते हैं कोफिशिएंट के तौर पे, तो 2 ये जो कोफिशिएंट 2 है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है एवरीवन? नंबर, मतलब हाँ रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, बट मतलब मोल, राइट? क्या इसको मोल बोल सकते हैं? ए भी क्या है? मोल। ए भी क्या है? मोल। ए भी क्या है? मोल। अब यहाँ से यहाँ तक लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि ए का 2 मोल लिया, बी का 4 मोल लिया, सी का 6 बना और डी का 1 बना, मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी डी में से किसी एक का भी एन फैक्टर अगर पता चल जाए तो सबका एन फैक्टर निकल जाएगा, किसी एक का भी पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं एन फैक्टर, सपोज कीजिए कि मुझे ए का एन फैक्टर पता चल गया और वो है 3। कितना है एवरीवन? 3। तो आपको ये चीज़ तो पढ़ाए हैं, क्या ये मुझे न्यू बैच के स्टूडेंट आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन रिवीजन करने के लिए बोले थे, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कहीं पे मिला होगा, याद है? ये दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, और ओल्ड बैच को तो पक्का पता होगा, राइट? तो क्या 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये क्या है सर? ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, राइट? तो अगर ए का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 6 है तो बी का भी तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 6 ही होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसका मतलब इसका 6 है और इसका मोल 4 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाए? सर 1.5 से मल्टीप्लाई करें, इसका तो 1.5 इसका क्या रहेगा? एन फैक्टर रहेगा, राइट? और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? 1 से, तो ये 1 क्या रहेगा? क्योंकि आप निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबका इक्वल कर रहे हैं, राइट? 6 6 6 एंड 6, राइट? और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? 6 से। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड का पूरे अगर रिएक्शन पूरा कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसमें किसी एक का इन फैक्टर पता है और रिएक्टेंट साइड से लेकर प्रोडक्ट साइड तक सबका इन फैक्टर चाहिए और फास्टली चाहिए, एक तरीका ये भी है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करके कोफिशिएंट लिख देंगे और वहाँ से जिसका इन फैक्टर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख लेंगे, राइट? और एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाकर सबका 6 6 6, तो देख लेंगे इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाए, और जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही एन फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? हाँ बोलना है, एकदम जोर से लाउडली बोलना है, कोई बात नहीं है। 4 इंटू 1.5 तो 6 ही होता है ना? 15 चौको 60 भाई कभी कभी होता है। 2/3 हो गया ना? तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है एवरीवन? तो सबको समझ में आ गया है? ठीक है। नीलांजन, ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ ये बोला था, लेकिन इसमें न्यू बैच के भी स्टूडेंट हैं और मैं चाह रहा था कि एक बार इनको लोग को भी बता दें। चलिए स्टूडेंट आप लोग मुझे बताइए तो यहाँ पे कॉपर का एन फैक्टर कितना बैलेंस है? रिएक्शन बैलेंस है ना? चार्ज वाइज भी बैलेंस है, राइट?
यहाँ पे कॉपर का मुझे n फैक्टर चाहिए। व्हाट इज n फैक्टर ऑफ कॉपर? कॉपर 2 प्लस नहीं, कॉपर 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट बाई 2 लिख दें, मतलब 63.5 बाई 2 कितना होता है? 63.5 ही होता है ना इसका एटॉमिक वेट कॉपर का। ऐसे डेटा दिया रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि 63.5 होना चाहिए। यस, चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका 1 मोल के लिए, इसका 1 एटम के लिए, इसका 1 एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है? फॉर 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है, राइट? तो इसका 1 मोल एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। कितना मोल? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इसका 1 मोलर मास, एटॉमिक वेट के बराबर मास हम लोग को डिपॉजिट होगा। इतना बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर से, आउटसाइड से एज ए थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ही पास किया जाएगा, राइट? इसका मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन से 1 एटम, देन इसका 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एटम, इतना तो बोल सकते हैं। और 1 मोल एटम का मास कितना होता है? मोलर मास, राइट? और इसका मोलर मास कितना है? एटॉमिक वेट के बराबर 63.5 ग्राम। इज इट राइट? तो क्या यहाँ बोल सकते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 63.5 ग्राम, देन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देगा स्टूडेंट? बोलिए भाई, न्यूट्रिन मेथड तो है। 63.5 बाई 2 ग्राम, राइट? तो सर यहाँ देखिएगा, अरे 63.5 बाई 2 एक्चुअली कॉपर का क्या है? ध्यान से देखिए तो, इक्विवेलेंट वेट। तो ये बहुत आसान, समझाने के लिए जितना आसान से आसान एग्जांपल लिया जाए एज ए टीचर बेस्ट है, उसी को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो आज के बाद मेरे तरफ से, नॉट ओनली फॉर कॉपर 2+ के लिए, कॉपर से जो भी रहेगा, मेरी तरफ से ऑलवेज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने से, चाहे वो एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये नहीं पूछना है कि सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, वो तो डिपेंडिंग अपन की ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, राइट? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व है, तो ऑलवेज बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास। कितना प्रोड्यूस होगा? इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब, प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब इक्वल टू मास ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट? करेक्ट ना? इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, कभी कभी हम बोलते हैं ना, प्रेशर को मोल मान लेते हैं या वॉल्यूम को मोल मान लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू दी ए वाला साइड साइन इक्वल टू क्या इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं। यहां से पहले सेंटेंस नोट करके लिख लीजिए। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज produce or absorb, 1 mole of electron always produce or absorb the mass which is equal to equivalent weight। प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं पे डिपॉजिट होगा, कहीं कहीं पे सॉल्यूशन में जाएगा, समझा स्टूडेंट?
प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब इज इक्वल टू मास दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, कैसे हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg इक्वल टू 180, वैसे ही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज किसके बराबर रहेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑलवेज इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास या तो डिपॉजिट होगा प्लेट पे और नहीं तो प्लेट से सॉल्यूशन में जाएगा, राइट। बट जो भी जाएगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर रहेगा, करेक्ट, बाय पासिंग ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अरे सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, नॉट ओनली फॉर सी, ये हर एग्जाम्पल के लिए वैलिड हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम, राइट। इसका मतलब क्या, इसके बदले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले क्या ये लिख सकते हैं 96500 कूलम इन टर्म्स ऑफ चार्ज। इसका मतलब 96500 कूलम को पास करने से कितना मास मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, राइट। और इतना चार्ज को ही तो बोलते हैं 1 फैराडे, करेक्ट। तो सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अभी तो फैराडे लॉ पढ़े भी नहीं है और ख़त्म भी हो गया, राइट। तो स्टूडेंट क्या 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज गिव्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मास दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो 1 फैराडे से इक्विवेलेंट वेट, तो क्या यहाँ से 1 कूलम से कितना मास होगा पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500, राइट। इसका मतलब 1 फैराडे, अब यहाँ देखिए 1 फैराडे से 1 फैराडे से इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास मतलब 1 इक्विवेलेंट, राइट। ये भी बोल सकते हैं यहाँ से इक्विवेलेंट वेट के बराबर जो मास रहेगा, इसका मतलब है सर 1 फैराडे इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट, राइट। ये भी तो बोल सकते हैं। कोई पूछेगा मोलर मास में कितना मोल, तो 1 मोल, वैसे इक्विवेलेंट वेट में कितना इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। तो 10 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट ऑफ फैराडे, यहाँ देखिएगा 10 इक्विवेलेंट ऑफ फैराडे अगर पास कर देंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, कितना मास आना, कितना इक्विवेलेंट आना चाहिए प्लेट पे, 10 इक्विवेलेंट, राइट। चलिए क्या यहाँ से ये बात भी बोल सकते हैं, देन 1 कूलम से कितना मिलेगा स्टूडेंट, सर इतना ग्राम मिलेगा, नहीं हो गया। अब हेडिंग बनाइए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे इसका भी रिक्वायरमेंट होगा चार्ज निकालने के लिए, तो क्या Q इक्वल टू आई इंटू टी बोल सकते हैं? साथ में ये बोलिए सर कि ये तभी लिखिएगा जब करंट कांस्टेंट है, राइट? अगर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सर ये करना पड़ेगा आपको डी क्यू, राइट? Q इक्वल टू समटाइम्स ऐसा रहेगा ना, करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है करंट इक्वल टू ऐसे दे देंगे, आई इक्वल टू 2t+3 एम्पियर, राइट? अतः 0 से टाइम इंटरवल 10 सेकंड दिया जाएगा। अतः टोटल चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज चाहिए ही चाहिए, राइट? दैट्स वाई, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे जब आई वेरिएबल रहेगा। समझ गए ना? फर्स्ट लॉ बोलिए, लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस deposited at a particular electrode, the amount of any substance deposited at particular electrode electrode या तो कैथोड नहीं तो एनोड, electrode, the amount of any substance deposited at a particular electrode is directly proportional to the quantity of electricity, directly proportional to the quantity of electricity passing through the cell, directly proportional to the quantity of electricity passing through the cell। मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एट ए गिवन इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का मतलब दोनों मिलाकर नहीं, या तो कैथोड नहीं तो एनोड, किसी पे भी, राइट? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू को क्या हम लोग W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी भी लिख सकते हैं अगर करंट कांस्टेंट है तो, क्योंकि चार्ज का सप्लाई तो बाहर से हो रहा है, राइट? तो इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, या W इक्वल टू जेड आई टी। दोनों जो लिख रहे हैं पैरेलली, अलग बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। जहाँ पे जेड क्या है सर, जेड है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जेड क्या है, कांस्टेंट ऑफ, विच इज ऑल्सो नोन एज, एनीवन जानते हैं? लिखिए पहले, जेड इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जेड इज नोन एज कांस्टेंट, सॉरी, जेड इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कैसे ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, मतलब जेड का वैल्यू क्यू और डब्ल्यू पे नहीं डिपेंड करेगा, कहने का सेंस ये हुआ, राइट? विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। Yes, which is also known as electrochemical equivalent of substance। हो गया ना? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं सॉलिड स्टेट क्लास में।